बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज इको 403 के लेसन नंबर 40 से 43 इन्वेस्टमेंट थ्योरीज के हवाले से। ये चार लेक्चर्स हैं। इन चारों में इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिस्कशन है, मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट होती क्या है। पीछे भी कई दफ़ा बात हो चुकी है, जब हमने इन्वेस्टमेंट सेविंग पढ़ी तब भी हमने बात की थी। आज दोबारा से बात करते हैं। जब कोई बंदा अर्निंग करता है तो उस अर्निंग का कुछ पोर्शन वो स्पेंडिंग करता है, खर्च करता है, कुछ पोर्शन वो सेव करता है, जिसको सेविंग कहा जाता है। अब छोटी छोटी सेविंग्स मिलकर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बनती है। अब हमारे पास यहाँ पे वो लिख रहा है, इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ जीडीपी व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ड्यूरिंग दिस सेशन। जब गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर डिक्लाइन करता है तो अल्टीमेटली वो रीजन क्या होती है कि लोगों की अर्निंग कम हो जाती है, और जब अर्निंग कम होती है तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो है वो भी डिक्लाइन कर जाती है। मॉडल ऑफ जीडीपी सच एज आईएसएलएम यानी कि इन्वेस्टमेंट सेविंग लिक्विडिटी मनी मॉडल वर बेस्ड ऑन द सिंपल इन्वेस्टमेंट फंक्शन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट टू रियल इंटरेस्ट। यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो होता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट टू रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट फंक्शन स्टेट दैट एन इंक्रीज इन द रियल इंटरेस्ट रेट रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। वो ये हमने पढ़ा पीछे भी कि जैसे रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है अल्टीमेटली हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। और इसके कैसे डिक्लाइन करते हैं ये सारी चीजें हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, तीन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट से मुराद है कि जो बिजनेस के अंदर हम जो फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं वो जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज कॉल्ड बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है उसका 3/4 यानी कि ऑलमोस्ट 3/4 हिस्सा जो है, मोर देन 50%, 75% जो पोर्शन है वो सारा फिक्स इन्वेस्टमेंट्स होती है। It examines the benefit and cost of owning capital goods। और ये किस चीज पे है? वो कैपिटल गुड्स पे। ऑब्वियसली जो हम मशीनरी परचेज करते हैं, कोई व्हीकल्स परचेज करें, कार परचेज करेंगे, इस तरह की चीजें हम परचेज करते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिक्स इन्वेस्टमेंट। आगे हमारे पास आता है रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल। रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है कि जो कैपिटल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी उसका रेंट यानी कि उसकी कॉस्ट, उसकी डेप्रिसिएशन भी अल्टीमेटली रेंटल प्राइस ही कहलाती है। Typical production firm decide how much capital to rent by comparing the cost and benefit of each unit of capital। ये प्रोडक्शन फर्म ही डिसाइड करती है कि उसके कैपिटल का रेंट क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे जो रेंट की यहाँ पे टर्म यूज हो रही है ये दो जुमरों में यूज हो रही है। आप अपना पर्सनल एसेट परचेज करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन उसका रेंट कहलाता है। आपको एसेट रेंट कर लेते हैं तो अल्टीमेटली वो जो आपने एसेट रेंटल बेसिस पर परचेज किया यानी बेसिस पर ओन किया है उसका जो रेंट प्राइस होगी, ठीक है, रेंट रेट आर एंड सेलिंग आउटपुट ऑफ प्राइस पी, यही उसका आता है आर ओवर पी। ठीक है, ये कैपिटल कॉस्ट होती है फर्म की। अब इसका हम फंक्शन में आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के, वो कैपिटल से डिनोट कर रहा है, सी से नहीं डिनोट कर रहा हो क्योंकि सी कंजम्पशन के लिए है, तो इसीलिए वो के से डिनोट करता है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेंट रेट ओवर प्रोडक्शन, सॉरी ओवर प्राइस। ये हमारा एक फंक्शन बनता है। नेक्स्ट आते हैं जी, ये एक ग्राफ है रेंटल प्राइस, तो ये शो कर रहा है, दूसरे पर कैपिटल डिमांड शो कर रहा है। जितनी रेंटल प्राइस इंक्रीज होगी उतना कैपिटल की डिमांड कम हो जाएगी, जितनी रेंटल प्राइस डिक्लाइन होगी उतना कैपिटल की डिमांड बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली जब रेंट कम होगा तो कैपिटल गुड्स की कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, और जैसे रेंट ज्यादा होगा कैपिटल गुड्स का यूज जो है वो कम हो जाएगा। कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन है जी, वो कहता है y इज इक्वल टू ए के अल्फा L1 माइनस अल्फा। अब ये क्या क्या है, y इज इक्वल टू आउटपुट, k इज इक्वल टू कैपिटल, हम ये दोनों जानते हैं। उसके बाद L फॉर लेबर होता है। ये तीनों चीजें तो हमारे रूटीन होगी। अब A और अल्फा इन दोनों के बारे में बात करते हैं। A कहता है अ पैरामीटर मेजरिंग द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये टेक्नोलॉजी का लेवल होता है, लो लेवल हाई लेवल, यानी किस लेवल की टेक्नोलॉजी है, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। और अल्फा जो है वो 0 के दरमियान, वो 1 के दरमियान हमारा कैपिटल मेजरमेंट को कैलकुलेट करता है। अगर हम आउटपुट की जगह अपने मार्जिनल प्रोडक्ट को ले लेते हैं, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज लेंगे तो हमारे पास जो एल है वो एल ओवर के आ जाएगा। जो फंक्शन हमारा कहलाएगा उसमें एल ओवर के आ जाएगा। ओके, हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ले लिया उधर,
जो कि है कि वो एल के डिनोमिनेटर में आ गया, बिकॉज रियल रेंटल प्राइस आर पी इक्वल टू एम के पी पीछे पढ़ के आए हैं, तो आर ओवर पी इज इक्वल टू एल्फा ए एल ओवर के वन माइनस एल्फा, ये हमारी इक्वेशन डिजाइन हो जाती है। नेक्स्ट हम आएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली जो कैपिटल यूजेज की जो कॉस्ट होती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ कॉस्ट कैपिटल, यानी कि आप इसको इस जुमले में ले लें सिंपल फॉर्म में समझने के लिए, कि जब हम सरमाया लगाते हैं बिजनेस के अंदर तो वो दो तरह से होता है, एक मालिक का पैसा होता है और एक लोन होता है, और दोनों की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। लोन का इंटरेस्ट रेट होगा और मालिक को जो प्रॉफिट देना है वो होगा, और दोनों की कॉस्ट होगी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आप कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे कहता है इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स व्हिच इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल टाइम्स द इंटरेस्ट रेट, यानी कि कितने टाइम्स जो इंटरेस्ट रेट है आपका उस कैपिटल के लिहाज से। कॉस्ट ऑफ लॉस और गेन ऑफ द प्राइस ऑफ कैपिटल, आपका गेन या लॉस होगा। हमारे पास ऊपर एक यूनिट ऑफ कैपिटल पी के आ गया, नीचे चेंज इन प्राइस ऑफ कैपिटल आ गया, लॉस हुआ या गेन हुआ। और फिर हम जब इसकी इक्वेशन तैयार करते हैं तो इस नंबर हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाती है, तो हमारे पास आ गया इंटरेस्ट रेट ऑफ कैपिटल, उसके बाद चेंज इन कैपिटल, और फिर डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट माइनस चेंज और प्लस डेप्रिसिएशन, ये हमारा एक फंक्शन बन जाता है, जिसे टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ चेंज इन कैपिटल एंड द डेप्रिसिएशन रेट। ये चार चीजों में मामूली होता है। एक एग्जांपल वो ले रहा है, अ कार रेंटल कंपनी बायज कार फॉर 10 लाख यानी कि 1 मिलियन ईच एंड रेंट्स देम आउट टू अदर बिजनेसेस। उन्होंने 10 लाख की कार परचेज की है और उसे आगे रेंट आउट कर दिया। इफ इट पेज द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, सो द इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई 1 लाख पर एनम एक कार की। द कार प्राइस राइजिंग एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर, कार की प्राइस सालाना 60,000 राइज कर रही है। सो एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फर्म गेट्स कैपिटल गेन जो है वो 60,000 आ गया। 1 लाख भी 60,000 में कैपिटल गेन भी आ रहा है। कार की डेप्रिसिएशन 20% है, सो लॉस ड्यू टू वियर एंड टीयर 2 लाख हो गया। सो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हुआ? 1 लाख वो जो हमें उससे अर्निंग आ रही है, यानी कि जो इंटरेस्ट हुई वो 1 लाख जो हम इंटरेस्ट बियर करेंगे, 60,000 जो उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट आ रहा है, चेंज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रही है, और 20,000 जो 2 लाख जो उसकी डेप्रिसिएशन है, तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 22,40,000 आ गई, यानी कि 2,40,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारा कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ जाएगा, हम जब इसकी वर्किंग करेंगे तो वो आता है जी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फंक्शन है उसमें हमने पी के कॉमन ले लिया तीनों में से, तो अंदर आ गया आई माइनस, अच्छा ये सॉरी वो चेंज इन पीके था तो वो नहीं आ सकता बाहर, तो उसको डिवाइड बाय पीके कर लिया, और आगे डेप्रिसिएशन आ गई। टोटल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट रेट, ये हम बात कर चुके हैं। अब चेंज इन पीके और पीके ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा, तो उसको पाई से डिनोट कर देंगे, तो आर वन आई माइनस पाई आ जाएगा। तो ये इसकी जगह पाई रिप्लेस हुआ, आई माइनस पाई इज इक्वल टू आर आ गया, तो हमारे पास सिंपल फंक्शन बन गया पीके इज इक्वल टू आर माइनस सिग्मा। अब आगे रियल कैपिटल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, पी के ओवर पी, जब यानी कि रियल जब बात आती है तो जो भी चीज होती है उसको उसकी प्राइस पे डिवाइड करते हैं, तो हमने प्राइस ऑफ कैपिटल को प्राइस ऑफ उसकी प्राइस से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया आर प्लस डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास एक नया फंक्शन क्रिएट हो गया। अब आगे प्रोसीड करेंगे कि हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमारे पास रियल रेवेन्यू आ जाता है और रियल कॉस्ट आ जाती है, दोनों को माइनस करें तो हमारे पास प्रॉफिट रेट आ जाता है, रियल रेवेन्यू और रियल कॉस्ट। अब कॉस्ट जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट की थी वो हमारे पास थी, तो जब हमने इनको रेवेन्यू की जगह आरपी को पुट किया तो हमारे आरपी की जगह सॉरी रेवेन्यू आरपी है, आरपी की जगह हमने एमपी के आरपी हम पीछे पढ़ के हैं कि इक्वल एमपी के होता है, इसको यहाँ पुट किया तो हमारे पास नया फंक्शन आ गया प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल माइनस प्रोडक्ट कैपिटल प्रोडक्ट ओवर प्राइस इनटू आर प्लस सिग्मा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है ये तो हम बना चुके, आगे चलेंगे। फाइनली वी कंसिडर दैट व्हाट हैपेंस एट द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक कंटिन्यू ओवर टाइम,
क्या कह रहा है वो कहता है इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट बिगन्स, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट कर दें अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अबव, तो हमारे पास आ जाएगा द कैपिटल स्टॉक विल राइज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विल फॉल। हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो राइज कर जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो फॉल कर जाएगी। हमारा जो कैपिटल बिगन्स एंड बिलो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल द कैपिटल स्टॉक विल फॉल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट राइज, वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर तो वो कहता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट हो तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अबव हो, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा मार्जिनल प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाए, तो हमारा कैपिटल स्टॉक राइज कर जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल कर जाएगा, क्योंकि हम मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, फर्दर नहीं बनाएंगे। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो कैपिटल स्टॉक से तो फिर हमारा कैपिटल स्टॉक जो है फॉल करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट हम बनाएंगे। इवेंचुअली एज अ कैपिटल स्टॉक एडजस्ट हो जाता है तो फिर हम उसको दोनों को आपस में कलेक्टिवली लेकर चलते हैं। टैक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट जी, टैक्सेस कौन कौन से है जी? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या है? Tax is the corporate income tax is a tax on corporate profits and its effect on investment depends on how the law defines profit for the purpose of taxation. How the law how the tax on corporate profit and its effect on investment depends on how law defines profit and purpose of taxation. कि जब हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट पर टैक्स चार्ज करते हैं तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है? इट्स इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन हो लॉ डिफाइंड प्रॉफिट, लॉ किस तरह प्रॉफिट को डिफाइन करता है और फिर टैक्स किस तरह चार्ज करता है। हमारे पास प्रॉफिट रेट आ गया आर ओवर पी माइनस पी के ओवर पी और आर प्लस सिग्मा, ये हम पीछे कैलकुलेट करके आए हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारी ये चीज ग्रेटर होगी कि लेसर होगी, ये चीजें तीनों यहाँ पे जो हमने पढ़ी है ये, ठीक है, यही चीजें यहाँ पे हमें डिटरमाइन करेंगी और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। द इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट इज द टैक्स प्रोविजन दैट करेज द अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। हम अक्सर पास टैक्स क्रेडिट भी रखते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसकी प्रोविजन रखते हैं कि ताकि हमें अगले सालों में जो आने वाले टैक्सेस हैं उनमें थोड़ी सी इस तरह फेवर मिल जाए कि हम फर्म टैक्सेस को रिड्यूस करें, पहले से प्रोविजन रखें और जो कि हमारे लिए आसानी हो। नेक्स्ट आ जाएंगे जी, लेसन नंबर 42 है इन्वेस्टमेंट थियरीज कंटिन्यूड है। इसमें हमारे पास कुछ खास नहीं है डिस्कशन के लिए। एक उसने दिया है स्टॉक मार्केट एंड टोबिन्स क्यू। टोबिन्स क्यू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल ओवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल। जो हमारा इंस्टॉल्ड कैपिटल है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, इन दोनों को हम कहते हैं इसको क्यू से डिनोट करते हैं। और ये बेसिकली क्या है? The stock refers to shares of ownership corporation. Stock market is the market in which these shares are traded. ये तो हम रूटीन में पता है कि जो स्टॉक बेसिकली जो कंपनी ऑनरशिप शेयर्स होते हैं कॉर्पोरेशन के अंदर वो स्टॉक कहलाते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर इनको ट्रेड किया जाता है, ठीक है। जी, अब टोबल्स क्यू जो है वो बेसिकली क्यू किससे डिनोट कर रहा है? वो बेसिक क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को वो डिनोट कर रहा है। तो इफ Q is greater than 1, वो कहता है if Q is greater than 1 then firms can raise the value of stock by increasing capital। अगर आपका Q यानी कि ये मेरे ख्याल डिमांड है, अगर आपकी डिमांड राइज करती है शेयर्स की तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है वो राइज कर जाएगी। अगर डिमांड डिक्लाइन करती है तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है obtaining loan from bank फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स में। अच्छा ये कुछ नहीं है, ठीक है। Residential investment. Residential investment include the purchase of new housing both by people who plan to live in it themselves and by landlords who plan to rent it out। जी, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हम घर बनाते हैं या परचेज करते हैं, ठीक है। किस मकसद, दो मकसद होते हैं, या तो हमने खुद उसमें रिहाइश करनी है या हमने उसको रेंट आउट करना है। इसलिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट थ्योरीज में ये 3-4 पॉइंट्स हैं इसमें। अच्छा नहीं, इसमें कुछ है डिस्कस करने वाला, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? When sales are high, the firm produces less than it sells and it takes goods out of inventory. This is called production smoothing. जी, सेल्स हाई हो और हम कम प्रोड्यूस कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, जो इन्वेंट्री हमारी एग्जिस्टिंग पड़ी हुई है हम उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। ये कब होता है? ये होता है जी आजकल देखिए गर्मियां हैं तो एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इनकी
जो सेल है वो बहुत आई है, जबकि वो जितनी सेल है उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो जो उन्होंने स्टॉक सर्दियों में प्रोड्यूस किया था वो स्टॉक उनका सारा आउट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन स्मूथिंग। दूसरा नंबर पे होल्डिंग इन्वेंट्री में अलाउ फर्म्स टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली, दस वी कैन व्यू इन्वेंट्री एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये होल्डिंग इन्वेंट्रीज क्या है कि सर्दियों में प्रोडक्शन कर रहे थे, इन्वेंट्री होल्ड की हुई थी, सस्ते दामों नहीं भेज रहे थे, रेट कम नहीं कर रहे थे, ताकि गर्मियों में जो हाई डिमांड है उसको मीट किया जा सके। तीसरे नंबर पे आ जाए, आल्सो फर्म डोंट वांट टू रन आउट द गुड्स व्हेन सेल्स आर अनएक्सपेक्टेडली हाई। फर्म ये नहीं चाहती कि वो गुड्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाए अगर सेल हो जाए, दिस इज कॉल्ड स्टॉक आउट अवॉइडेंस। हम स्टॉक आउट अवॉइडेंस को कोशिश करते हैं, ये नहीं होता कि हम सर्दियों में प्रोड्यूस करें गर्मियों में प्रोड्यूस ना करें, गर्मियों में हम अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखते हैं ताकि हम अपने स्टॉक को completely stock out now. Lastly, if the product is only partially completed, the components are still counted in inventory and are called work in process. ये तो बात अल्टीमेटली है कि जो चीज़ कंप्लीट नहीं है उसको, हमने ये पढ़ा था, अगर आपने MGT 402 का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, अगर पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स वालों ने तो पढ़ा होगा, लेकिन जो बिजनेस वाले उन्होंने तो पढ़ा होगा, उसके अंदर हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती है, उसमें हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो चीज़ हमारी स्टिल इन प्रोसेस है, अगर फर्स्ट करें हमारे 100 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं और हम कहते हैं कि हमारा हर यूनिट 60% कंप्लीट है, तो हम ये नहीं कहते कि हमारे 100 यूनिट्स हैं, हम कहते हैं कि हमारे 60 यूनिट्स कंप्लीट है, जो 40 हैं वो इनकम्प्लीट है, ये 40 अभी काम ही नहीं शुरू हुआ। उसके बाद है एक्सीलेटर मॉडल ऑफ इन्वेंट्रीज। जी नहीं, इसकी डेफिनेशन ही करनी है, सारा गलती से हाईलाइट हो गया, ये दो पॉइंट्स करने हैं। The accelerator model assumes that firms hold a stock of inventories that is proportional to the firm's level of output. When output is high, manufacturing firms need more material and supplies on hand and more goods in process for completion. When economy is booming, retail firms want to have more merchandise on their shelves to show customers. जी, एक्सीलेटर मॉडल ये होता है, कहता है कि जो हमारी इन्वेंट्रीज है, स्टॉक है इन्वेंट्रीज का, वो आउटपुट से प्रोपोर्शनली हाई हम रखते हैं, और अपनी जब हमारी आउटपुट हाई होती है तो हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी ज़्यादा तेज कर देते हैं ताकि हम अपनी गुड्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। और वैसे भी इन बूम सीजन में जो मर्चेंडाइज जो रिटेलर्स हैं वो अपनी शेल्फ में गुड्स ज़्यादा शो ऑफ कराते हैं ताकि कस्टमर को लगे कि प्रोडक्ट उनके पास काफ़ी पड़ी हुई है। जी, यहाँ पे 10 एन इज द इकोनॉमी स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, एन जो है वो स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री है, यानी कि नंबर ऑफ इन्वेंट्री आप कह सकते हैं इसे, और वाई जो हमारे पास हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वाई जो है आउटपुट, और बीटा जो है इसका पैरामीटर है, इसको हम प्रोपोर्शनेट कंक्लूड करते हैं। नीचे आते हैं एक्सेलरेटर मॉडल प्रेडिक्ट्स दैट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द आउटपुट। जी, इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट जो है वो आउटपुट के चेंज से पे डिटरमाइन करती है। आउटपुट राइज करेगा, इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाएगी, आउटपुट फॉल करेगा तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन नंबर 43 था, 44 45 मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये लेसन भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।